बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी कहानी में मैं हूं आपके साथ बिलाल मिर्ज़ा। आज आपकी कहानी की टीम जो कहानी आपके सामने पेश करने जा रही है वो कहानी है एक ऐसे किरदार की जिससे तकरीबन रोज़ ही हमारी मुलाकात होती है। वो किरदार क्या है और उस किरदार को देखते ही हमारे जहन में क्या ख्याल आता है, ये तमाम तर हक़ाइक़ हम जानेंगे आज इस प्रोग्राम में। ऐसे खालिद साहब के घर पे हम पहुंच चुके हैं। ऐसे खालिद साहब से मुलाकात करेंगे और जानेंगे इनकी ज़िंदगी के हालात के बारे में। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। अच्छा खालिद भाई, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ट्रैफिक पुलिस की नौकरी आसान नौकरी नहीं है, बहुत टफ नौकरी है। कब आप इस शोबे में आए, कब से आपने ज्वाइन किया, कितना अर्सा हो चुका है आपको? बिलाल भाई, मैं 1990 में पुलिस में अपॉइंटमेंट हुआ था। 1990 में अपॉइंटमेंट हुआ था। उसके बाद मैं तकरीबन 2005-06 में ट्रैफिक में आया। ठीक है। उसकी बेसिक वजह ये थी कि डिस्ट्रिक्ट की जो ड्यूटी है वो 12 घंटे की ड्यूटी होती है। अब 1 घंटा जाने का और 1 घंटा आने का, 24 घंटे में से सिर्फ 10 घंटे में मिलते थे वो रात को सोने के लिए, और सुबह उठते थे फिर ड्यूटी, फिर रात को आते थे। तो कुछ थोड़ा टाइम बच्चों को भी देना था, घर को भी देना था। उस वजह से इसमें ड्यूटी टाइमिंग थोड़ी शॉर्ट है, 8 घंटे की ड्यूटी होती है। तो इसके हिसाब से इसलिए मैं ट्रैफिक में आया था। अच्छा, ये वजह थी आपकी ट्रैफिक? ये वजह मेरी तो ट्रैफिक क्यों आप आ तो गए, ट्रैफिक में सिर्फ ये कि ड्यूटी की टाइमिंग कुछ कम मिलती है आपको? ड्यूटी की टाइमिंग उसमें घर के लिए कुछ वक्त दे पाता हूँ मैं, बच्चों को कुछ वक्त घर को कुछ वक्त दे पाते हैं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी देखा जाए तो सख्त गर्मी में पूरा दिन, सर्दी हो या गर्मी हो, अब तो गर्मियों का मौसम है, गर्मी में पूरा दिन ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े रहना और फिर उसमें सर्वाइव करना है, किस तरीके से वक्त गुजारना है, फिर ट्रैफिक का हुजूम, लोगों के साथ बातचीत और तल्ख कलामी भी हो जाती है, बहुत से मामला होते हैं। ये सब मुश्किल नहीं लगता? मुश्किल तो बहुत है। इतना मुश्किल है कि आप भी देख लें कि अगर रोड कोई जाम हुआ है, ट्रैफिक ब्लॉक है, तो लोग ये कहते हैं कि यार ट्रैफिक वाले कहाँ मर गए, कहाँ चले गए ट्रैफिक वाले। तो शायद एक शेर कहा था कि शबनम के आंसुओं को कब देखता है कोई, करते हैं सब नज़ारा खिलती हुई कली का। जब ट्रैफिक रमा दमा है तो खिलती हुई कली जा रही है, तो जब वो ट्रैफिक फंस जाती तो उस ट्रैफिक को हमें निकालना पड़ता है। गाड़ी वाला जो गाड़ी में बैठा है वो मुझसे हमें देख के कहता है यहाँ कहाँ मरा हुआ है, वहाँ जा। दूसरा कहता है तू यहाँ का क्या कर रहा है, वहाँ जा, ट्रैफिक वहाँ जाम है। तो हम पागल हो जाते हैं लोगों की बातें सुन के। फिर भी अब हीट स्ट्रोक चल रहा है, जगह जगह पर कैंप लगे हुए हैं। टीवी बता रहा है कि आप गर्मी से एहतियात करें, आप अपने घरों में बैठे हैं, बिला वजह आप बाहर नहीं निकलें, और हमारा अफसरान कहते हैं मियाँ साइड में क्यों खड़ो, साइड पर यहाँ धूप में खड़ो। तो आप लोगों के लिए कोई बेनिफिट्स नहीं है इसमें? बस अल्लाह की धूप है, खा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, इन तमाम तर कामों के बदले में एक बंदे की रिक्वायरमेंट होती है कि चलो उसको एक तनख्वाह अच्छी मिल रही है या फिर कुछ मराहत ऐसी मिल रही है जिसकी वजह से वो कहता है यार कुर्बानी दे दो अपने बीवी बच्चों के लिए। कितनी तनख्वाह मिलती है, क्या मराहत है? अपॉइंटमेंट में 950 से हुआ था, 950 रुपये, 950 से अपॉइंटमेंट हुआ था। अब मैं 40,000 रुपये उठा रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा गुजारा हो जाता है। अगर उसमें हम अपनी चादर के हिसाब से चलते हैं, अय्याशी नहीं करते उसमें। ये है कि बस जिस तरीके से काम घर की रूटीन चलती है। ठीक है, आपकी हर एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार के पीछे उसकी घरेलू ज़िंदगी होती है जिसमें वो गुजर बसर करता है। अमूमन लोग इससे नावाकिफ़ होते हैं। हम जब भी ट्रैफिक के लिए, मैं खुद भी जब निकलता हूँ सड़कों पर, हम लोग निकलते हैं तो हम देखते हैं कि एक सफ़ेद वर्दी में मलबूस एक शख्स हमें नज़र आ रहा है, और वो शख्स जो है उसको देखते ही हमारे जहन में क्या आता है कि यार ये बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है, या चाय पानी लेगा या चलान काटेगा, इस तरह की चीज़ें। ये तमाम तर चीज़ें। फिर उसके बाद बहुत सी जगहों पर पूरे दिन आपकी तल्ख कलामी लोगों के साथ होती है, झगड़े होते हैं, बहुत सी बातें होती हैं। अच्छा खालिद, हम चाहते हैं कि तमाम चीज़ें हम देखें, प्रैक्टिकली देखें आज आपके साथ। ट्रैफिक पुलिस के जैसे आपने कहा कि कोई 1 घंटा गुजारा, हम आपके साथ वक्त गुजारना चाह रहे हैं, तो अगर आप चलें अपनी ड्यूटी पे चलते हैं तो हम आपके साथ चलते हैं, बिल्कुल तैयारी वगैरह करना है, हम आपके साथ हाजिर हूँ। आप लोग तो देखेंगे किस तरह की तलखियों का सामना होता है, कहाँ आप गलत हैं, कहाँ हम गलत हैं, तमाम चीज़ें देखेंगे। ठीक है? नहीं तो असल में बात ये कि कहते हैं कि लोहा भी ख़राब है और लोहार भी ख़राब है, तो चीज़ तो सही बन नहीं सकती। लोहा भी ठीक हो, लोहार भी ठीक हो, फिर चीज़ सही बनेगी। हम ये कहते हैं कि पब्लिक हमारे साथ कोऑपरेट करे। पब्लिक इस वक्त इस पोजीशन में है कि पब्लिक एम्बुलेंस को या फायर ब्रिगेड को भी रास्ता देने को तैयार नहीं है। उनको पता है कि एम्बुलेंस आ रही है और ये इमरजेंसी में है, कोई कार्डियो जा रहा है, कोई किसी हॉस्पिटल में जा रहा है, तो कम से कम उसको रास्ता दें। वो उसको भी रास्ता देने को तैयार नहीं है। एक सिग्नल बंद है, मैं हाथ निकाल के खड़ा हूँ, मैंने ट्रैफिक को रोका हुआ है, मोटरसाइकिल वाला मेरे हाथ के हिस्सा निकाल के निकल जाता है। चलिए ट्रैफिक के सिग्नल पे जाके हम सारी चीज़ें विजिट करेंगे। आप तैयार हो जाइए, फिर चलते हैं। मैं तैयार हूँ। ठीक है, अब यूनिफॉर्म वगैरह पहन लें, आप रेडी हो जाए।
लोकेशन पे खालिद भाई ऐसा है कि यहाँ पे ट्रैफिक तो काफ़ी ज़्यादा होता है, अभी हमने देखा है काफ़ी रश है यहाँ पे, तो इस लोकेशन में ख़ास टाइम कौन सा है जिस पे ट्रैफिक होता ज़्यादा? इस पर या तो सुबह के टाइम में तो ऑफिस वर्क होता है, या शाम को जो की ओवर होते हैं, जैसे ऑफिस के टाइम होता है वापसी वालों का 4 बजे से स्टार्ट होता है और ये तकरीबन 9:30 बजे तक रहता है। अच्छा खालिद भाई देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें अपनी जगह, ठीक है, हम आपसे मिले, हमने वर्दी के अंदर जो एक इंसान मौजूद है उसको जानने की कोशिश की। अब थोड़ा सा बताइएगा फ्रेंकली कि ट्रैफिक पुलिस वाले जब भी यहाँ पर मौजूद होते हैं तो कहते हैं कि यार वो पैदागिरी का सिलसिला चलता है, ऐसा भी क्या चक्कर है, क्या है ये? देखिए वो सब कुछ है, जो करना चाहे वो करता है, लेकिन उस पर भी हमारे डीआईजी साहब ने बिजनेस टीमें बनाई हुई हैं और उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई होती है। जो उसे पकड़े जाते हैं वो सस्पेंड भी होते हैं, उसमें रिवर्शन भी होती है उनकी, और तनज़ुली यानी कि उनका ओहदा बरतरफ कर दिया जाता है। उसके अलावा उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई ये तो बहुत रेयर केसेस में होता है ना, ऐसा होता है ना कि यहाँ से जो मोटरसाइकिल आ रही है, रिक्शा आ रहा है, बस आ रही है, रोका 20, 30, 40, 50 रुपये जो आए रखते गए, चुपचाप लेते गए और बेचते गए। ये कॉन्सेप्ट है, बड़ी बदनाम है इस मामले में हमारी ट्रैफिक पुलिस। क्या वजह है इसमें, कितनी सच्चाई कितनी है इन बातों में? नहीं, इस बातों में सच्चाई कुछ है भी और कुछ नहीं भी है। जो करते हैं वो करते हैं, जो नहीं करते वो बिल्कुल नहीं करते। और जब से इसमें पनिशमेंट्स वगैरह शुरू हुई हैं तो उस वक्त से जो लोग पहले करते थे अब वो भी काफ़ी हद तक मतलब क्लोज हो गए हैं, उन्होंने भी काम छोड़ दिया है, इसलिए कि उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई होती है। पकड़े जाते हैं तो वो सस्पेंड रिपोर्ट हो जाते हैं। अच्छा ऐसा भी है कि जब कोई बंदा किसी को ट्रैफिक वाले ने रोक लिया, अब रोक लिया तो 99% चांसेस यही होते हैं या तो वो जो है चालान कटेगा उसका, या फिर वो चाय पानी देके जाएगा। तो ऐसा क्यों है कि 99% तकरीबन लोग फंसते हैं जब, तो बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कोई निकल आया, कोई सोर्स वाला निकल आया, किसी ने बता दिया, कोई तारुफ करवा दिया, बड़े बात करा दी, बच गया, वरना 99% चांसेस यही है या तो चालान कटा उसका या रिश्वत देनी पड़ेगी उसको। हम तो चालान काटते हैं। अच्छा, चालान रिश्वत देना चाहे वो ले ले, हम तो चालान करते हैं। चालान ज़रूरी है, चालान करना वायलेशन होता है। जैसे कि एक बाइक वाला है, वो उसके लिए ऑर्डर है कि आप हेलमेट यूज़ कीजिए, उसका अपना उसमें फ़ायदा है। हेलमेट यूज़ करने में खुदा ना खासा उसका एक्सीडेंट होता है तो सर उसका सेफ रहता है, महफूज रहता है, ठीक है। तो उसके बावजूद वो हेलमेट यूज़ नहीं करा तो वायलेशन उसकी। अगर ऐसा भी तो होता है ना बीच में कि बाद कोई बंदा है उसके पास सब चीज़ें पूरी हैं लेकिन वो आ गया शिकंजे में, उसका चालान काटा जाता है, इसकी क्या वजह? कोई कोटा वगैरह होता है कितने चालान? नहीं, उससे हम कोटा तो है, जाहिर है कि आप नहीं करते, लेकिन और ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है उनमें ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है। डेली ड्यूटी के रूटीन में 15 से 20 चालान करने होते हैं हमें करने, ठीक है। तो अगर उस सूरत में उनके पास कोई वो कागज़ वगैरह नहीं है, लाइसेंस नहीं है, तो उनके खिलाफ आपसे बात करने वाले 64 कलेंगे से खालिद अमीर। जी सर, मेरी पोजीशन अब्दुल्ला कॉलेज पे है सर मेरी पोजीशन अब्दुल्ला कॉलेज पर है सर, राजर है। पुलिस के एहलकार जो हैं उनको देखा गया है ज़्यादातर वो जिन्हें रोकते हैं, रक्शे वाले होंगे, चिंची वाले होंगे, सुजुकी लोडर गाड़ियों वाले होंगे, मोटरसाइकिल वाले होंगे, बसेस वाले होंगे, इन्हीं लोगों को खास तौर पे क्यों रोका जाता है? इसलिए कि ज़्यादा वायलेशन ये लोग करते हैं, इनकी तरफ से ज़्यादा वायलेशन, इनकी तरफ से वायलेशन ज़्यादा होती है। बने तो इसके कि जो लोग पढ़े लिखे कार वगैरह यूज़ करें उनकी तरफ से वायलेशन बहुत कम होती है, और तकरीबन वो उनके पास गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स भी पूरे होते हैं, लाइसेंस वगैरह भी उनके पास होते हैं, और वो तकरीबन ट्रैफिक के क़वानीन का एहतराम भी करते हैं। लेकिन इसके बरक्स ऐसा भी तो है ना कि बातों का ये देखा जाता है कि एक छोटी गाड़ी जा रही है और साथ में कोई बड़ी गाड़ी, कोई लैंड क्रूज़र, कोई प्राडो वगैरह जा रही है, तो अमूमन ट्रैफिक पुलिस वालों को हमने देखा कि उन गाड़ियों को हाथ नहीं देते वो, छोटी गाड़ियों को तो रोक भी लेते हैं, उनसे चालान भी होता है, बातचीत भी होती है, लेन देन भी हो जाता है, लेकिन बड़ी गाड़ियों से कतराते हैं। क्या वजह है इसके पीछे, क्यों नहीं किया? मतलब ये एक चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है कि बड़े को जो है रियायत और छोटे को रियायत नहीं है? फिलहाल भाई हम तो रोड पे खड़े होते हैं, अगर कार वाले भी अगर वायलेशन करेगा, अगर उसमें प्राडो वाले भी वायलेशन करेगा, मैं उस गाड़ी को रोकूँ, उसका चालान करूँ। शिकार आ रहा है आपका? ये 3 सवारी बैठी हुई हैं, 3 सवारी में पाबंदी है सर। गाड़ी कागज़ दिखाइए ज़रा। आपको पता है कि आपने हेलमेट यूज़ नहीं कर रहे हैं, हेलमेट का आपका चालान होगा, लाइसेंस आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, 3 सवारी आपने बढ़ाई हुई है, तो ऐसा क्यों है? आप तो माशाल्लाह समझदार आदमी हैं। और सर मैंने गलती से बढ़ा लिया।
कहाँ रहते हैं आप? औरंगी टाउन। सर आप हेलमेट यूज़ किया करें रजील भाई, इसलिए कि बगैर हेलमेट के आपका मैं चालान कर रहा हूँ। अभी तो मैं बगैर हेलमेट कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आप आएंगे तो मैं आपको बड़ा चालान कर दूँगा। इनका फॉल्ट क्या था? इनका फॉल्ट ये सर कि एक तो ये फर्स्ट इनका फॉल्ट ये कि ये हेलमेट यूज़ नहीं कर रहे। ठीक। नंबर 2 कि इन्होंने 3 सवारियाँ बिठाई हुई। नंबर 3 कि इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। और गाड़ी की मेंटेनेंस के हवाले से अगर देखा जाए तो लाइट वेट गाड़ी के मेंटेनेंस के हवाले से ये कि इनका एक फ्रंट का जो राइट साइड का इंडिकेटर बहुत इनका टूटा हुआ है, ठीक है, उस पर भी चालान होता है। उसका भी चालान होगा। तो ये अराउंड अगर देखा जाए तो कितने का चालान बनता है? ये तकरीबन इनका 1000 रुपये का चालान बैठ गया है। 1000 रुपये का चालान बनता है। और 1000 रुपये का चालान अगर आप पेश करते हैं तो आपको उसके बदले में कितना बेनिफिट मिलता है, कितना अप्रिशिएट किया जाता है? हमें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं, अप्रिशिएट कितना किया जाता है कि इतना इस तरीके से आपने उससे हमारी अच्छी कारकर्दगी की बुनियाद पे हमें सराहा जाता है कि सर अच्छे चालान कर रहे हैं और गवर्नमेंट को इसका ज़्यादा मतलब बेनिफिट पहुँचता है। ADIGP ट्रैफिक के ताहिर नौरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे ट्रैफिक के मसाइल के हवाले से और ट्रैफिक जो अहलकार हैं उनके लिए क्या सहूलियात मैसर लाई जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ताहिर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार कितने मौजूद हैं? हमें जो एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 3500 ट्रैफिक पुलिस एहलकार बिल्कुल ठीक है जी, 3400 समथिंग कुछ करके हैं। उसमें जो हमारे ऑपरेशनल हैं वो तकरीबन मैं आपको बता सकूँ कि 2900 हैं, जो 3 शिफ्टों में हम लोग ड्यूटी लेते हैं उनसे। और इसमें बीमार भी होते हैं, बहुत सारी छुट्टियों पे हैं, ऑफिशियल वर्क भी करते हैं। तो टोटल हमारी स्ट्रेंथ जो है 3000 समथिंग कुछ करके 400 करके। अच्छा, हमारी जो शहर की आबादी है तकरीबन 2.5 करोड़ के लगभग आबादी है, इसमें सिर्फ 3-3.5 ट्रैफिक पुलिस एहलकार को छुट्टियों पे भी होते हैं जैसे आपने बताया, तो क्या ये काफ़ी हैं इस तमाम तर आबादियों का? देखिए मैं आपको ये अगर बता सकूं कि 1985 में ट्रैफिक पुलिस को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है। 1985 के बाद 2011 के अंदर जो है उनको थोड़ा सा सेपरेट किया गया। कराची पुलिस की बात कर रहा हूँ मैं आपको। तो इस हवाले से तो मैं आपको ये बता सकूँगा कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर में हमारा ये प्रोग्राम है कि इसको कैडर में तब्दील किया जाए या रेंज में किया जाए। जो आपने अभी बात की कि 2.5 करोड़ की आबादी, और उसमें मैं आपको ये बता सकूँ कि हमारे पास तकरीबन 40 लाख से ज़्यादा के फिगर हैं जो रजिस्टर्ड गाड़ियों के कराची में, और इतना ही गाड़ियों के वो फिगर हैं जो बाहर से दूसरे शहरों से सुबह से आती हैं। तो उस हिसाब से तो ये बिल्कुल ही मिनिमाइज़ हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारी इस बात से अंदाज़ा लगाएं, हमारी परफॉर्मेंस से, हमारी ड्यूटी से, कि हम इतने बड़े बेहंगम ट्रैफिक को मैनेज करते हैं, जहाँ पे धरने भी हैं, जहाँ पे गटर का पानी भी निकलता है, जहाँ पे जो है वो VIP VVIP मूवमेंट भी है, जहाँ पे स्कूल्स भी हैं, आर्मी मूवमेंट भी है। तमाम चीज़ें के बावजूद भी हम दिन रात मेहनत करके इस ट्रैफिक को मैनेज करते हैं। इस ट्रैफिक एहलकारों की कमी की वजह क्या वजूहत है कि इतने कम ट्रैफिक? देखिए ये शुरू से SOP है, लेकिन हमने जो है तकरीबन कराची शहर के लिए ऑलमोस्ट मिनिमम हमें 10,000 एहलकारों की ज़रूरत है। इसके लिए हमने लिखा है 6,000 एहलकारों के लिए जो है वो अप्रूवमेंट मिल गई है गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, और इंशाल्लाह विद इन अ मंथ जो है ये अनकरीब इनकी रिक्रूटमेंट होने वाली है। अब इंशाल्लाह ये 10,000 के करीब की नफरी, मेरा ख्याल है ये तमाम प्रॉब्लम्स को फिल कर लेगी। अच्छा सर, मैं भी आपको ताकीद कर रहा हूँ कि अभी आप बगैर हेलमेट की गाड़ी चला रहे हैं, बगैर 3 आदमी बिठा के चला रहे हैं, तो मैं आपको मीडिया की वजह से भी फ़िलहाल छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम आप ख्याल कीजिएगा, बुजुर्ग आदमी है, ठीक है, एहतियात कीजिएगा ज़रा। 3 आदमी भी आपने बिठाए हुए हैं और हेलमेट भी आपके पास नहीं, हेलमेट यूज़ क्या करें, इसलिए कि इसमें आपकी अपनी जान की सेफ्टी है। खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें सर आपका बच सकता है, ठीक है सर। आप हेलमेट क्यों नहीं यूज़ करते? हेलमेट है, मैं यूज़ नहीं करता। यूज़ नहीं करते, इतनी सख्त गर्मी भी है और फिर साथ में सेफ्टी भी होती है उससे आपकी। सही फरमा रहे हैं आप, लेकिन अमूमन आपको इन चीज़ों पर रोका जाता है, आपको इन चीज़ों पर ट्रैफिक पुलिस रोकती है? जी। रोक के आपको क्या चालान होता है या पैसे लेके छोड़ दिया जाता है, क्या होता है? नहीं, बस अमूमन तो पैसे दे के छोड़ जाते हैं। कितने पैसे देने पड़ते हैं? 50-30 रुपये। हेलमेट कितने का आता है? हेलमेट तो 400-500। 400-500 रुपये का हेलमेट आता है और आप पता नहीं कितनी दफ़ा 50-100 रुपये दे चुके हैं। और वो एक दफ़ा हेलमेट यूज़ कर हेलमेट हमारे घर पे है लेकिन यूज़ नहीं करते। तो घर को तो खतरा नहीं है ना, घर तो सड़क पे नहीं आता ना। नाज़रीन, आपने देखा कि अभी एक चालान काटा गया है। खालिद भाई यहाँ पर जो मौजूद हैं, जिनके हम बैकग्राउंड पूरा जानते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी एक पर्सन को रोका, उसका चालान काटा, उसकी जो मिस्टेक्स थी उसे गाइड की गई। लेकिन खालिद साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी कहानी भी है। सन 2007 में एक ऐसा वाक़या पेश आया था जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, और उस वाक़े की हकीकत क्या थी और क्या ऐसे वाक़यात थे जिन्होंने इनकी ज़िंदगी बदल दी, आपको बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
से वापस आ चुके हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद अब आपको बताएंगे कि खालिद साहब की ज़िंदगी में ऐसा कौन सा वाक़या है। खालिद जो आज हमारे साथ पूरे दिन मौजूद है कि सन 2007 में ऐसा कौन सा वाक़या पेश आया था जिन्होंने इनकी ज़िंदगी की काया पलट दी थी। खालिद भाई बताइएगा कि वो ऐसा क्या वाक़या था जिससे आपकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील होकर आ गई। सर 2007 में मैं ड्यूटी पर खसा मोड़ पर खड़ा हुआ था कि उस दिन कराची में दहशतगर्दी हुई और एक ही दिन में 7 बम ब्लास्ट हुए। मैं खसा मोड़ पर ड्यूटी पर खड़ा हुआ था तो अचानक पहले हमें एक धमाके की आवाज़ आई। हम थोड़ा सा रेडी हुए, होशियार हुए, लेकिन हमें नहीं पता था कि जहाँ पर हम खड़े हुए वहीं पर पार्किंग में गाड़ी बाइक खड़ी की गई है जिसके अंदर बम फिट था और अचानक फिर वो बम फटा रिमोट कंट्रोल के ज़रिए और उसमें मैं शदीद ज़ख्मी हुआ। और मैं अंडर ट्रीटमेंट रहा बंस सेंटर सिविल हॉस्पिटल में। वो मेरी ज़िंदगी का बहुत ही ख़तरनाक दिन था जिसने मुझे काफ़ी हद तक परेशान किया। उसमें मेरा एक दायां कान एक्सपायर हो गया और दायां कान मेरा एक दायां कान एक्सपायर हो गया और अभी आपको सुनाई नहीं देता इसका? दाएं कान से बिल्कुल सुनाई नहीं देता, बाएं कान से सुनता हूँ। अच्छा। और मेरे जिस्मानी फिटनेस में भी काफ़ी फ़र्क आ गया। उसकी जो बम की गैसेस वगैरह थी वो सब सांस से मेरे अंदर चली गई, जिस वजह से मुझे जिगर की और मैदे की तकलीफ लाभ हो गई जो अब तक मौजूद है। तो वो कैसे मूवमेंट थे जो आपने देखा था कि जब बम ब्लास्ट की आपने एक आवाज़ सुनी और आप अभी आवाज़ सुन के अपने आप को संभाल रहे हो और अचानक से ऐसा होता है कि आप खुद उस कैसे बम धमाके का शिकार हो जाते हो? वो कैसे मूवमेंट थे उस वक्त? सबसे पहले किसका ख्याल आपके ध्यान में आया था? क्या मूवमेंट थी? सबसे पहले तो मुझे अपनी ज़िंदगी का ख्याल आया। जब मैं बम ब्लास्ट में ज़ख्मी हुआ तो मैं दिली तौर पे समझ चुका था कि मैं मर गया हूँ। मैंने 3 दफ़ा कलमा भी पढ़ा। अच्छा। और उसके बाद मैं खड़ा हुआ तो मैं बिल्कुल आग के सेंटर में खड़ा हुआ था, मेरी चारों तरफ आग ही आग थी। मैंने खड़ा होकर पहले अपना दायां और बायां हाथ हिलाया, फिर दायां और बायां पाँव मैंने अपना हिलाया कि कहीं मेरे जिस्म में कोई हिस्सा एक्सपायर तो नहीं हो गया है। जब मैंने देखा कि मेरे चारों हिस्से सही मौजूद है तो मैंने अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया और मैंने एक बाइक वाले से लिफ्ट ली और लिफ्ट लेने के बाद मैं सीधा सदर हॉस्पिटल पहुँचा। अच्छा, खुद से? मैं खुद से लिफ्ट लेकर पहुँचा। फिर मैंने अपने अफसरान, चौकी के अफसरान को कॉल की, टेलीफोन किया कि मैं बम धमाके में ज़ख्मी हो गया हूँ और पत्थर हॉस्पिटल में हूँ। सारे अफसरान फौरी तौर पर मेरे पीछे पत्थर हॉस्पिटल पहुँचे। फिर वहाँ से हमारे DSP साहब थे, DSP 4, उन्होंने मुझे अपने मोबाइल में डाला और मुझे अपने मोबाइल में डालने के बाद सीधे मुझे बंस सेंटर सिविल हॉस्पिटल ले गए जहाँ पर मुझे एडमिट किया गया और मैं तकरीबन 14-15 दिन वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट रहा। तो तमाम मेरा इलाज जो है वो बंस सेंटर से गवर्नमेंट ये। कितने फ़ीसद जिस्म का हिस्सा आपका मुतासिर हुआ था इस धमाके में? मेरा तकरीबन 8% जिस्म का हिस्सा मुतासिर हुआ। सारा सब चेहरा था? सब चेहरा मेरा मुतासिर हुआ। ठीक है। बाकी जो बम के ज़रात थे, बुलेट्स वगैरह थे, वो मेरे जिस्म में लगे। 21 शरे मेरे जिस्म में लगे थे। 21 शरे लगे थे और मेरे हाथ में और पैर में भी जख्म आए थे। अच्छा, ऐसे ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं यहाँ पे, उनके पास कोई ऐसी मराज, कोई ऐसी सहूलियात मौजूद नहीं है? क्योंकि देखा जाए तो गर्मी के जैसे मौसम में हीट स्ट्रोक भी चलता है। इसमें शदीद गर्मी में, सख्त धूप में ट्रैफिक पुलिस एहलकार काम कर रहा होता है। उसके बाद खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आता है तो उसके बाद कोई खातिर ख्वाह फैसिलिटीज़ नहीं मिलती जो एक मिलनी चाहिए। उन तमाम तर के बावजूद आपको लगता है कि नौजवान नस्ल इसे ज्वाइन करेगी? नहीं, बिल्कुल करेगी। देखिए जी, फैसिलिटी की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो जितना फैसिलिटेट एक साल में ट्रैफिक पुलिस को हमारे DIG साहब अमीर अहमद शेख साहब की बदौलत हुआ है, इस तरह कभी भी नहीं हुआ। जिस तरह अगर मैं आपको बता सकूं कि अगर कोई शहीद होता है या ज़ख्मी होता है तो जो नॉर्मल हॉस्पिटल्स में उनका इलाज होता था गवर्नमेंट के, अब वो हट के अब हमने बड़े निजी अस्पताल, जो कराची के बड़े बड़े अस्पताल हैं, उनमें हमने उनका इलाज करवाया। अगर किसी हालत में वो ज़ख्मी हो जाते हैं या कोई उनको डिजीज़ होती है, और जहाँ तक उनकी शहादत का है तो आप यकीन कीजिए कि हमने उनको बड़ा फैसिलिटेट किया। ज़ाहिर बात है वो शहीद तो इस दुनिया से चला गया, मगर पीछे उसके जो भी लवाकीन हैं हम उनका भी लुक आफ्टर करते हैं। मौजूदा नफरी की अगर आप बात करते हैं जो इतनी गर्मी में ये ड्यूटियाँ दे रहे हैं, तो उसके लिए हमारी SOP पिछले 1 साल से चल रही है कि हमने इनकी 6 घंटे की जो ड्यूटी होती है उसको मिनिमाइज़ करके अब 4 घंटे कर दी है। अब एक 4 घंटे की ड्यूटी एहलकार जो है वो इस धूप में, इस गर्मी में वो अदा करेगा ताकि वो बाद में रिलैक्स भी हो सके। और उनको फैसिलिटेट मज़ीद करने के लिए हमने हर चौकी, हर पॉइंट पे हमने एक कूलर पानी का दिया हुआ है और उसके अंदर ठंडे पानी के कूलर भी हैं। इसके अलावा हम उनको जूसेस भी वगैरह देते हैं, हमारी मोबाइल वैन। लेकिन सर ये तो खास पॉइंट है ना, जो चौकी वगैरह बनी है वहाँ पे शायद कूलर भी हो, सब कुछ हो, क्योंकि ऐसा हमें इतना ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आया। लेकिन जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मौजूद है जहाँ पे कोई चौकी नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ ट्रैफिक भी कंट्रोल कर रहे हैं, सख्त गर्मी भी है, कोई शेल्टर नहीं है, कुछ नहीं, और वो 12-12 घंटे, 8-8 घंटे ड्यूटी भी करते हैं वहाँ पर।
उनके लिए क्या फैसिलिटी? मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि हम चौकियों में नहीं बैठते। ट्रैफिक हेल्पर थाने से हट कर है, थाने में बैठा जाता है, लेकिन ट्रैफिक चौकियों में नहीं बैठती। चौकियों में सिर्फ वो मुंशी अमला बैठता है जिनके चालान होते हैं, उनके कागजात सबमिट करने होते हैं, या उनको वो ये फैसिलिटी तो फिर चौकी भी तक लेकिन मौजूद है ना? हमने यही चीज़ पॉइंटों पे ले आए हैं। अगर आप मैं बता सकूं तो आप एमेजिना रोड है, आई चंडीगढ़ रोड है, शारा फैसल है, यहाँ पे जहाँ भी अभी आपको हल्का नज़र आएगा वहाँ यकीन पानी का कूलर भी होगा। और कोशिश भी ये की जा रही है कि शेड दिया जाए। काफ़ी जगहों पे हमने शेड दे दिया है सायादार, लेकिन जहाँ नहीं है उसको भी हम फिलफुल कर रहे हैं। पुलिस एहलकार होने से पहले हर फर्द कहीं ना कहीं बाप है, भाई है, बेटा है, कुछ भी हो सकता है। आपकी भी एक फैमिली है। फैमिली में कितने लोग हैं आप? मेरी फैमिली में हम 2 मियाँ बीवी हैं, 4 बच्चे, 3 बेटी हैं, 1 बेटा है और छोटी सी फैमिली हमारी 6 अफराद। अच्छा, 6 अफराद की छोटी सी एक फैमिली है आपकी। बच्चे आपके स्कूल जाते हैं? माशाल्लाह मेरी बड़ी बच्ची अभी 14 साल की है और उसने कुरान शरीफ हिफ्ज़ किया है। एक बच्ची 8 में है और एक बच्चा क्लास 3 में और एक छोटी बच्ची। अच्छा, ठीक है। तो आपके बच्चे जो हैं वो उनके बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। ये इस बेटी का नाम क्या है आपकी? इस बेटी का नाम लारब है और बड़ी बेटी का नाम लाइबा है। एक बेटा है मोहम्मद मुबशिर, छोटी बेटी हुदा है। अच्छा लारब बेटा, आपसे बात करेंगे। ये लो माइक दे। अब्बू क्या करते हैं आपके, पता है आपको? जी। क्या काम करते हैं? ट्रैफिक पुलिस में। ठीक है। अच्छा, अब्बू घर पर टाइम देते हैं आपको? जी। सही टाइम देते हैं या फिर जो है वो थोड़ी देर के लिए आया बस देखा और चले गए, ऐसे होता है? नहीं। खेलते हैं आप लोगों के साथ? जी। पढ़ाई में आपके साथ हेल्प करते हैं? आप जब पढ़ रहे होते हो आपको आपके सबक चेक करना, आपके टेस्ट वगैरह चेक करना जी सब करते हैं? तो कौन, अम्मी ज़्यादा करती हैं अब्बू ज़्यादा करते हैं? अम्मी ज़्यादा करती हैं। अब्बू कम करते हैं? जी। अच्छा, घुमाने लेके जाते हैं अब्बू बाप? जी। कहाँ घुमाते हैं? जहाँ पर बोलते हैं वहीं ले जाते हैं। जहाँ बोलते हैं वहाँ ले जाते हैं। अच्छा, हर ख्वाहिश पूरी करते हैं? जी। अब्बू से कुछ कहना चाहोगी आप? मेरे अब्बू बहुत अच्छे हैं। मैं क्या कहूँ, हर चीज़ मेरी ज़रूरत की ला देते हैं। कुछ भी आज तक ऐसा नहीं है जो मैंने बोला नहीं है वो ला के नहीं दिया। हर चीज़ ला देते हैं। जो कहती हो आपको ला देते हैं? जी। अच्छा, आप सब 4 बहन भाई हो ना? आप सबसे ज़्यादा किसको प्यार करते हैं? अब्बू सबको। किसी से ज़्यादा होता है ना, कि छोटे बच्चों से ज़्यादा होता है या सबसे पहले बच्चे से ज़्यादा होता है, ऐसा है क्या? इससे ज़्यादा करते हैं। खुदा से सबसे ज़्यादा इससे प्यार करते हैं। इसके अलावा हमने ये भी सुना है कि आपको जो है वो गाने वाने का बहुत शौक है। हाँ, गाने का मुझे बहुत शौक है। गाना वगैरह गाते हैं आप? गाना गाया मैंने, नीलामगढ़ में भी गाना गाया मैंने। अच्छा। और कुछ थोड़ी सी मेरे कुछ दोस्त थे, उनकी म्यूज़िकल पार्टियाँ थी, शौक ही उनके साथ गया। शौकिया तौर पे आपने बहुत सी जगहों पे, मतलब कोई, फिर हमें भी सुना है ना, फिर तो हमारा भी एक बंदा पूरा दिन आपके साथ गुजारा है। मुझे बहुत शौक है और अगर मैं पुलिस में जॉब नहीं कर रहा होता तो हो सकता है यही मैं आपसे पूछने वाला था, अगर हो सकता है कि भाई ऐसे कोई छोटा मोटा फनकार में ना होता तो क्या होता है? मैं हो सकता है कोई छोटा मोटा फनकार होगा। छोटे मोटे फनकार होते हैं। नहीं, आपके अंदर टैलेंट, ट्रैफिक को भी अपने अच्छे तरीके से संभाला है, तो नो डाउट फनकार भी होते तो अच्छे ही फनकार होते हैं। और उर्दू ज़बान में, पंजाबी ज़बान में, बलोची ज़बान में, पश्तो ज़बान में गाने गाने। तो मैं कैसे मानूँ, आप सुना ही नहीं रहे? सुनाएंगे तो मज़ा आएगा। चलो थोड़ा सा आपको खान साहब का एक गाना सुनाता हूँ। ठीक है। मैं जो शायर कभी होता, तेरा सहरा कहता। मैं जो शायर कभी होता, तेरा सहरा कहता। चांद को चांद न कहता, तेरा चेहरा कहता। मैं जो शायर कभी होता, तेरा सहरा कहता। अच्छा, खान साहब का गाना सुना? कौन सी फिल्म का गाना है? तो फिल्म का नाम है, वैसे फिल्मों वगैरह से लगाओ है? मैं खान साहब को बहुत फ़ैन हूँ। अच्छा, बस खान साहब को सुनता है? खान साहब को, सेट सॉन्ग में मसूद राना को, अहमद रुश्दी को। अच्छा, अहमद रुश्दी को सुनाए, कुछ और सुनाए को। कुछ थोड़ा सा ये हम लोग तो जानते ही हैं, लेकिन सब कुछ गाने अहमद रुश्दी साहब को सुनाता हूँ आपको एक छोटा सा। हाँ, इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर, हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर, तुमने वादा किया था
साथ दोगे जिंदगी भर, छोड़ कर तुम न जाओगे, हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर। क्या बात है, क्या बात है। वैसे इस मोड में बैठ के मैं आपसे कोई वादा नहीं कर रहा, लेकिन एक बहुत ज़बरदस्त आपने कहा। अच्छा, आखिर में मैं ये जानूंगा, पूरा दिन हमने आपके साथ गुजारा है, पब्लिक का रवैया देखा, आपकी बातचीत देखी, सब कुछ देखा, पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? किस तरीके से वो, किस चीज़ की कमी है पब्लिक में या फिर ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो दूसरे सिग्नल्स में मौजूद है? कोई मैसेज आपकी तरफ से? बिलाल भाई, दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, उन ममालिक को चेक करने के लिए कि वो कितने महज़ब हैं, किसी चीज़ को नहीं देखा जाता, सिर्फ उनके ट्रैफिक सिस्टम को देखा जाता है। अगर फॉरेन कंट्री के अंदर आप उनके मौजूद होने का अंदाज़ा शीशे लगा लो कि उनका कुत्ता भी जो वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस कर रहा है, रोड पर नहीं आ रहा, वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से जा रहा है वो। तो वो लोग इतने महजूब हुए हैं सिर्फ इसलिए कि वो कानून की पासदारी करते हैं, कानून का एहतराम करते हैं। मैं अपनी कौम से, अपने भाइयों से, अपने लोगों से यही कहूँगा कि भाइयों, पाकिस्तान भी एक महजूब मुल्क है, हम भी एक महजूब शहरी हैं। कानून का एहतराम करें, ट्रैफिक कानून का एहतराम करें। ख़ास तौर पे मैं उन लोगों को जिनके घरों में बाइकें हैं और वो छोटे नादान बच्चों को, 14 साल के 15 साल के बच्चों को बाइकें देकर रोडों पर भेज देते हैं, बाद में बेचारे वो बच्चे रोड पे एक्सपायर होकर मर जाते हैं या जख्मी हो जाते हैं या भाग हो जाते हैं। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ छोटे बच्चों को आप गाड़ी देकर बाहर नहीं जाते। ठीक है, बहुत अच्छी बात। खालिद भाई हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया आवाम को और ये कहा कि किसी भी मुल्क को, कौम को, मुआशरे को अगर पहचानना है तो बेहतर है कि उसका ट्रैफिक का निज़ाम देखा जाए। उससे पता चल जाता है कि मुआशरा कितना महज़ब है, कितना रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने वाला है। तमाम तर चीज़ें जो हैं किसी भी मुआशरे के ट्रैफिक को देख के पता चल जाती हैं। और बहुत अच्छा मैसेज है कि तमाम तर लोगों को कानून की पासदारी का ख्याल करना चाहिए। हमारे आज के प्रोग्राम के हवाले से अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@dawnnews.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज है आपकी कहानी के नाम से, आइए ज्वाइन कीजिए और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए बिलाल मिर्ज़ा और आपकी कहानी की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।